नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। आज 14 अप्रैल है यानी अंबेडकर जयंती। हर बच्चे को ये पता है कि आज अंबेडकर जयंती है क्योंकि स्कूलों में छुट्टी है, कॉलेज बंद है, बहुत सारे कॉलेज खुले भी होंगे। लेकिन आखिर अंबेडकर कौन है? हर आदमी के जहन में सिर्फ एक शब्द है, एक वाक्य है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जो संविधान निर्माता हैं। इसके अलावा क्या है? मैं कहता हूँ कि सबके अपने अपने अंबेडकर हैं। अंबेडकर एक विशाल विचारधारा है जो भारत की सरजमी में बसते हैं, इनकी हवाओं में, फिजाओं में बसते हैं। आखिर एक छोटे से बालक जिसका नाम होता है भीवा और वो बन जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत बड़ा कानूनविद। आखिर क्या है अंबेडकर? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं जाने माने अधिवक्ता, नागरिक सुरक्षा मंच के संस्थापक शंकर सोनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर की, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं वो डॉक्टर अंबेडकर को बहुत अच्छे तरीके से पहचाने। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ संविधान निर्माता के तौर पर नहीं पहचाने, इसके अलावा भी जो उनका बहुमुखी व्यक्तित्व है उनके बारे में भी लोगों में समझ होनी चाहिए। पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही और उनके दृष्टिकोण ने भारतीय लोकतंत्र को कैसे आकार दिया, यह हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक संविधान निर्माण का प्रश्न है, ये एक लंबा प्रोसेस था। कई वर्षों के पश्चात कुछ ड्राफ्ट्स भी तैयार हुए थे। वो सारे संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब थे और इसमें 5 सदस्य और थे, वो सारे जो लोगों के सुझाव थे और जो प्रतिवेदन आए थे, उन सबको एक शिल्पकार की तरह बाबा साहब ने क्रम वाइज करके, टॉपिक वाइज करके एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे हम संविधान को प्रारूप कहते हैं। फिर उस प्रारूप में उन्होंने अपने आप लिखा कि इन बिंदुओं पर दोबारा बहस की आवश्यकता है। उन बिंदुओं पर संविधान सभा में दोबारा बहस हुई और अंततः जाके और हमारा संविधान बना। तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि हमारी संविधान बनाने में बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन एक प्रश्न रहेगा कि क्या हमारा संविधान बाबा साहब जो चाहते थे उसके अनुरूप बन पाया, लागू हो पाया या नहीं? उसके ऊपर हम, जैसे आपका अगला प्रश्न होगा। नहीं, मैं जैसे अभी कहा कि एक पूरी बात ये थी कि उनके दृष्टिकोण, यानी बाबा साहब के दृष्टिकोण ने भारतीय लोकतंत्र को कैसे आकार दिया आपके हिसाब से? भारतीय, देखिए, सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि एक तो बाबा साहब ने यूज किया राजनीतिक लोकतंत्र, एक बाबा साहब ने यूज किया सामाजिक लोकतंत्र। अब हमारे समाज की उस समय भी और आज भी जो जातीय व्यवस्था थी, मतलब जो दलितों का शोषण, भेदभाव, छुआछूत, इसी तरह से महिलाओं का शोषण, ये सारी समस्याएं बाबा साहब के दिमाग में हमेशा रहती थी भी। जो सदियों से चली आ रही ये जो समस्याएं है, एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए जिनमें इनका निराकरण हो। यानी बाबा साहब के दिमाग में एक ऐसा सामाजिक लोकतंत्र था जिसके कुछ बिंदु थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जीवन। और इस जो उस समय का जो तंत्र था, जिसको बाबा साहब जो है वो उस सामाजिक संरचना या जो उस समय का स्ट्रक्चर था, बाबा साहब उसको हमारे राजनीतिक जो संविधान था उसके अनुकूल नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया कि एक ऐसा लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र होना चाहिए जिसमें सामाजिक लोकतंत्र समावेश हो। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर ने समता की बात की, स्वतंत्रता की बात की, बंधुत्व की बात की, भारतीय समाज के लिए कहा कि बहुत ही ज़रूरी है। आपके मुताबिक आज के परिप्रेक्ष्य में जो भारत की जो मौजूदा स्थिति है, इन मूल्यों की क्या स्थिति है? ये मूल्य कहाँ पर हैं? ये मूल्य किताबों में है। देखिए, अगर आप संविधान की बात करेंगे तो बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि हमारा संविधान अगर योग्य हाथों में गया तो ये संविधान कामयाब हो जाएगा, अगर बेईमान लोगों के हाथ में गया तो ये किसी भी तरह से हमारे लोकतंत्र को नहीं बचा पाएगा। यही बात उस समय जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी यही बात कही थी कि अगर संविधान अच्छे हाथों में जाएगा, यानी कुल मिला के
सब लोगों की यही राय थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित, कि भारत के जो उत्तराधिकारी होंगे राजनीति में, अगर वो अच्छे होंगे तो इस संविधान का उपयोग हो सकेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन आज 77 साल के बाद देख रहे हैं, हमारे संविधान में 105 के लगभग संशोधन हो चुके हैं, और हमारे संविधान का जो स्वरूप उस समय था वो आज नहीं है। हमने हमारे संविधान में बहुत कुछ ऐसा परिवर्तित कर दिया जो बाबा साहब की जो इच्छाएं थी उनके बिल्कुल विपरीत है। चलिए, चूँकि आरक्षण की बात करेंगे, आरक्षण क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, सब अलग सवाल है। लेकिन एक बात आती है बार बार कि दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत प्रयास किए, बहुत संघर्ष किया। वह आज किस रूप में हमारे सामने कानूनी और सामाजिक तौर पर सामने आ रहा है? बाबा साहब ने जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें आप समझ लीजिए कि दो चीज़ें थी। एक तो माइनॉरिटी भी, जिसमें मुस्लिम वर्ग भी आता है और जिसमें दलित वर्ग भी आता है, उनके लिए राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उसके लिए बाबा साहब का ये कहना था कि अनुपातिक रूप से जितनी उनकी संख्या है उनके प्रतिनिधि चुन के आने चाहिए, जैसे अपनी संसद है वहाँ पर। फिर बाबा साहब का अगला सुझाव ये था, जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है, यानी राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल अपना बनाता है, उसमें भी इन लोगों का, अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम वर्ग, इन सब का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन कार्यपालिका में तो प्रतिनिधित्व तो शून्य है। आज इनकी जो रूलिंग पार्टी है उसकी इच्छा पर है, किसी कम्युनिटी का ले या नहीं ले। लेकिन बाबा साहब ये चाहते थे, ये जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए, जो नहीं हुआ। चलिए, एक जब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल ये आता है कि उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहा। इससे महिलाओं के अधिकारों के लिए क्रांतिकारी कदम भी बताया गया। आप इसे भारत के पारिवारिक कानूनों में कितना प्रभावशाली मानते हैं? ये अब तो प्रभावशाली है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जब हिंदू कोड नेहरू जी के साथ मिलकर बाबा साहब ने हिंदू कोड का प्रारूप रखा, तो आपको ताज्जुब होगा, नेहरू और बाबा साहब दोनों के खिलाफ आरएसएस सहित बहुत सारे हिंदू संगठनों ने जुलूस निकाले, सड़कों पे प्रदर्शन किया, हिंदू धर्म को खतरे में बताया, और इन लोगों को, बाबा साहब को, मतलब इससे बहुत ही निराशा हुई। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा नेहरू जी का कि हालांकि बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया था दुखी होकर, लेकिन 1956 में 3 कानून बनाकर, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, इन 3 एक्ट बनाकर नेहरू जी ने बाबा साहब के हिंदू कोड की 80% भावनाओं को जो है वो कानून में शामिल कर दिया, जिसमें खास तौर से महिलाओं को कुछ अधिकार मिल गए। एक डॉक्टर अंबेडकर की जब बात करती हैं तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर एक सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान किया था। उन्होंने हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ थी, जिस तरह से छुआछूत, ये जातिवाद का जो जहर था, उससे बहुत ज़्यादा खिन्न थे, और लास्ट में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो हिंदू धर्म में रहना ही नहीं है मुझे, और वो चले गए, बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया। उनके इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं, एक सामाजिक विरोध के रूप में या आत्म सशक्तिकरण के रूप में? मैं इसको विरोध के रूप में देखता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बाबा साहब को मैं तो आज सदैव प्रणाम करता हूँ कि उन जैसा आदमी, मतलब हमारे देश में सबसे जो दलित वर्ग, जो सदियों से जिसका शोषण हो रहा था, उनकी सुरक्षा के लिए उस आदमी ने एक लड़ाई शुरू की, उनके फॉलोअर्स बन गए, और अगर वो अंदर रहकर हिंदू धर्म नहीं छोड़कर हिंदू धर्म में रहकर एक फाइटर की तरह उनको लड़ते ही रहना चाहिए था, तो धीरे धीरे परिवर्तन आता। जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया कुछ अनुयायियों के साथ, लेकिन जो बाकी लोग, मतलब लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में और दलित थे जो बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया, उन लोगों की स्थिति पे बड़ा इसका मानसिक प्रभाव पड़ा। और बौद्ध धर्म का आज आप देखो तो बौद्ध धर्म का एक सूत्र है, ये खुद का गुरु खुद स्वयं, मेरे को एग्जैक्ट वो कोटेशन तो याद नहीं आ रहा। तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहब को दलितों की लड़ाई को और आगे ले जाना चाहिए था, स्ट्रगल करते हुए। चलिए, आप कानून के जानकार हैं और डॉक्टर अंबेडकर भी कानून के बहुत बड़े जानकार थे, तो मेरा सवाल यह है कि एक कानूनविद के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की किन विचारधाराओं या कानूनी सोच ने आपको व्यक्तिगत या पेशेवर रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है? उनकी जो एक डेमोक्रेट के रूप में
पॉलिटिकली जो संविधान बनाने में उन्होंने जो आइडियोलॉजी ली, इतना अध्ययन करने के पश्चात, जिसमें अपने भारत एक है, अपना हमारा भारत था क्या, कई रजवाड़े थे तो कई प्रांत थे जो गवर्न थे ब्रिटिश से और से, उस ज़माने में उन्होंने सबको देखते हुए एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जिसका सब में प्रतिनिधित्व हो रहा था, हर मतलब उसमें भी। और फिर उन्होंने जो आरक्षण का मुद्दा है नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण के मुद्दे को बाबा साहब ने अपने समय में भी रख दिया था। हालांकि उस समय उस पर पूर्ण सहमति नहीं हो पाई थी कि आरक्षण किन लोगों को दिया जाए। ये मैं नौकरियों के बारे में बता रहा हूँ। राजनीतिक आरक्षण में तो बाबा साहब का कहना था आनुपातिक रूप से विधायिका में भी और कार्यपालिका में होना चाहिए। नौकरियों के बारे में उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन आज़ादी के बाद जब जो संविधान सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले दे दिए जिसमें दलितों को दिया नहीं गया था, तब नेहरू जी को इमीडिएट ये लाना पड़ा और आर्टिकल 14 जोड़ा गया, जिसमें आरक्षण में इनको अनुसूचित जाति जनजाति को जोड़ा गया। ये बाबा साहब की सोच ही थी। अभी अगर आप मतलब मैं तो चाहूँगा कि हम सब लोग अगर वो जो बाबा साहब ने संविधान की डिबेट में जो उन्होंने जवाब दिए थे, उस डिबेट में एक से एक धुरंधर थे, उनको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने बड़े विधिवेत्ता थे। उन पे ऐसे आक्रमण होते थे आधारों पे, लेकिन वो अपने मतलब ऐसा तर्क देते थे जिसके आगे सारे निरुत्तर हो जाते। लेकिन आजकल तो पढ़ने का रिवाज ही खत्म हो गया। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो तय कर दे वही सत्य है आज के हिसाब से। कौन पढ़ता है किताब, कौन पढ़ता है कोटेशन, पढ़ना। देखिए शिक्षा, बाबा साहब ने भी तो ये कहा था कि अगर आप सबसे बड़ा जो हथियार है ना वो शिक्षा है और शिक्षा ही होनी चाहिए। मैं तो अभी यही कहूँगा कि जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे बाबा साहब को आज धोखते हैं, वो बाबा साहब को धोखने के बजाय बाबा साहब की बातों को आगे ले जाए, उनका अनुकरण करें। कि बाबा साहब ने शिक्षा पे जोर दिया है तो हम सबको खुद पढ़ना है। जो संविधान का ड्राफ्ट बाबा साहब ने तैयार किया था आप उसको पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा आज का संविधान क्या है। चलिए अब लास्ट में आपसे एक सवाल के साथ इस शो को समाप्त करेंगे। कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का बहुत बड़ा साधन माना। क्या आज की न्यायिक और शैक्षणिक व्यवस्था उस सोच के मुताबिक है? नहीं है ना। आप देखिए शिक्षा का मतलब क्या है कि बच्चों को स्कूल से लेकर और ग्रेजुएशन तक क्या पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में, वही तो शिक्षा है आज। उसमें कहाँ है, कहाँ हम अंबेडकर जी की वो बातें बताते हैं, कहाँ हम संविधान सभा की डिबेट को पढ़ाते हैं, आज पढ़ाया क्या जा रहा है। तो आज शिक्षा, ये जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा थोड़ी भिन्न है। हमें शिक्षा को मतलब सर्वांगीण बनाना चाहिए, तब जाके इस देश का युवा जो है वो अपने बारे में सोच सकेगा। अन्यथा ये जो हम व्हाट्सएप से समझ लो आप या पाठ्यक्रमों से समझ लो जो फीड किया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें खामियाँ हैं कुछ। बाबा साहब ने मूल जो ध्यान दिया वो था जो दलित वर्ग है उसके विकास के लिए। एक तो हमें ये देखना है कि क्या हम इतने वर्षों के आरक्षण के बाद वो दलित जो समाज की आखिरी लाइन में खड़ा था उसको हम सामान्य धारा में ले आए क्या। ये हमें हमेशा बाबा साहब की जयंती पर इस चीज़ पे हमें मंथन करना चाहिए कि 70 साल के आरक्षण के पश्चात भी हम क्या कर पाए। एक बाबा साहब का जो राजनीतिक दृष्टिकोण था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र होनी चाहिए। आज हम क्या देख पा रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वही व्यवस्थापिका है, रूलिंग पार्टी है उसका प्रधानमंत्री है, उसका मंत्रिमंडल है, और राष्ट्रपति 42वें अमेंडमेंट के पश्चात राष्ट्रपति की जो पावर है वो शून्य कर दी गई है। आज हमारा देश का जो संविधान है वो अक्षरतः डिक्टेटरशिप की तरफ है। ये बाबा साहब का कतई जो है राजनीतिक विचार नहीं था। चलिए आप भी चूँकि कानून के जानकार हैं, जैसे मैंने बार बार कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर आज जीवित होते मान लीजिए और आप भी उनसे मुलाकात करने का मौका मिलता, तो आज की चाहे कानूनी बात कर लीजिए, सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर कुछ सवाल करना होता आपको, तो किस तरह के सवाल करते आप डॉक्टर अंबेडकर से? नहीं, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में सवाल तो क्या करता, मैं उनसे यही है मतलब हाथ जोड़ के आग्रह करता कि युवाओं का मार्गदर्शन प्रदर्शित करते हुए कि अगर अन्य राजनीतिक दल, अन्य नेता
आपकी बात नहीं मानते तो हमारी बात को मनाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। बाबा साहब से मैं यही कहता। नहीं, वो तो करते ही, वो तो वैसे भी वो करते तभी उसको उनके फॉलोअर्स बढ़ते। वो चुपचाप तो नहीं रहते, जो मौजूदा स्थिति देखते तो खुद ही करते तो उनके पीछे लोग लगते। तो कुल मिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ इसलिए नहीं है कि हर साल उनको हम जाकर श्रद्धांजलि देते हैं, भाषण कर लें, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए, जैसा अभी शंकर सोनी जी ने एक बात कही, कि जब हम उनके विचारों को पढ़ें, समझें और उसको जीवन में आत्मसात करें, तभी उनके प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि है किसी भी महापुरुष के लिए, भले वो डॉक्टर अंबेडकर हों, भले वो कोई और हैं। होता क्या है कि जो मूल भावना उसी को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं और सिर्फ अपने महापुरुषों को हमने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीतिक विचारधारा के नाम पर हमने बांट लिया है। होना ये चाहिए कि जब हम सभी मिलकर अपने महापुरुषों को एक साथ मिलकर उनको श्रद्धांजलि दें, विनम्रता के साथ, और उनके संस्कारों को, उनके विचारों को जीवन में उतारें। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। चलिए, आपने हमसे बात की और बहुत सारी बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बात